यस, इन्वेंट्री टॉपिक रिवाइज करते हैं। कॉस्ट के मेथड्स बताओ कौन कौन से कॉस्ट कैलकुलेट करने के। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ओके, सो एक्चुअली जो मेथड्स है उसको कैसे डिवाइड किया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट में दो टाइप्स थे इन्वेंट्री के, ऑर्डिनरीली नॉट इंटरचेंजेबल एंड ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। ऑर्डिनरीली नॉट इंटरचेंजेबल में एक ही मेथड थी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, डिजाइनर कार वगैरह। ओके, कस्टमाइज गुड्स। सो उस स्पेसिफिक गुड्स को बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इतना ही था उसमें। देन ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल में फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, उसमें एज पर लॉ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कौन सा अलाउड नहीं है, लीफो अलाउड नहीं है, फिर भी सिलेबस में है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, ये सारे मेथड्स हमने पीरियोडिकल सिस्टम में भी देखे थे एंड परपेचुअल सिस्टम में भी देखे थे। परपेचुअल सिस्टम में क्या करना होता है, टेबल, क्या कॉलम्स है, डेट, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। एंड रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस में सब कॉलम्स कौन से है, हाँ, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट। ओके, ये परपेचुअल सिस्टम का हुआ। ओके, तो ये सब पार्ट हो गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वाला। नाउ नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में पहली मेथड है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। पेज नंबर इज 4.17 एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ओके, अभी आप फर्स्ट पेज पे जाओ, चार्ट जहां पर था ना वो, वहां पर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंडर एक ही दी थी ना एडजस्टेड सेलिंग, हाँ, तो आप एक ऐड कर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, चार्ट में ऐड कर दो, चार्ट में रह गया है इंस्टीट्यूट से ऐड करना। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ये मेथड नहीं है आपको सिलेबस में, इसलिए चार्ट में नहीं आया वो मेथड। ये आपको कब है, सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग सब्जेक्ट में ये मेथड है आपको। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम से पूरा टॉपिक है। सो अभी हम कौन सी मेथड सिर्फ सीखने वाले हैं, नॉन हिस्टोरिकल में सिर्फ एक ही एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, उसमें भी पता है आपको कॉस्ट कैसे आती है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, करेक्ट। सो मेथड पता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेल इन्वेंट्री मेथड। इट इज यूज्ड वाइडली इन रिटेल बिजनेस और in business where the inventory comprises of items the individual cost of which are not readily ascertainable। individual cost जिसकी हम ascertain कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उस बिजनेस में ये रिटेल मेथड लगाते हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ओके, सो क्योंकि कॉस्ट पता नहीं है तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस तो पता होगी, प्रॉफिट मार्जिन पता होगा, सो उल्टा जाओ ना, फिर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करके कॉस्ट आ जाएगा। सो ये जनरली रिटेल बिजनेस में यूज किया जाता है। द यूज ऑफ दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स that have similar margins and for which it is impracticable to use other costing methods। So यहाँ पर दिया है देखो, the cost of the inventory is determined by reducing from the sale value of the inventory an appropriate percentage of gross margin। gross margin मतलब ही profit। okay, so क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड।
So Mr. XYZ are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 22. Goods received from suppliers. ओके रिटेल बिजनेस पता है ना सबको क्या होता है, होलसेल में परचेस करके रिटेल में सेल करते हैं, करेक्ट। तो इन्होंने सप्लायर से गुड्स रिसीव किए हैं कितने के, 15,75,500 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्स, एंड ट्रेड डिस्काउंट है 3% एंड जीएसटी है 11%। जीएसटी का फुल फॉर्म पता है क्या? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, सब्जेक्ट टू का मीनिंग बताओ। मतलब ये जो अमाउंट है 15,75,500, ये अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का कैलकुलेशन होने के बाद आ गई है, या इस पे आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, मतलब बाकी है या हो चुका है, इस पे कैलकुलेट करना है। ओके, सब्जेक्ट टू मतलब बाकी है। यस, सो जिनको पता नहीं लिखो, सब्जेक्ट टू मतलब दिस इज पेंडिंग, पेंडिंग है ये, दीज कैलकुलेशंस आर पेंडिंग। एंड अगर कैलकुलेशंस करने के बाद ये अमाउंट होती ना तो वो क्या लिखते, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्स, ऐसे लिखते, आफ्टर लिखते ना, आफ्टर मतलब हो चुका है, सब्जेक्ट टू मतलब बाकी है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले टैक्स या पहले डिस्काउंट करें? पहले डिस्काउंट लेस करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल वो सप्लायर ने आपको अमाउंट बताई है कि आपको 15,75,500 पे करने, 15,75,500 पे करने हैं, बट इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 3%। तो आप क्या करोगे, वो माइनस करोगे ना, फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स पे करोगे ना 11%, तो भी पहले माइनस। ओके, नहीं कैश डिस्काउंट नहीं माइनस, तो पहले टैक्स, तो पहले टैक्स। ओके, कैश डिस्काउंट इज बिजनेसमैन का लॉस होता है कि आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए वो डिस्काउंट दिया था। ये 3% ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरी कस्टमर। अभी कोई पर्टिकुलर कस्टमर आपका पे नहीं कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि बैड डेट्स होने वाले हैं, ये बंदा गया है काम से। ओके, सो एक अंदाजा आ जाता है जब आप बिजनेस करते हो तब। तो कोई बैड डेट्स होने वाला है तो आप क्या करोगे फिर, कि पूरा लॉस होने से बेटर है डिस्काउंट दो उसको, तो कुछ तो हाथ में आ जाएगा ना पैसा। ओके, सो कैश डिस्काउंट उसने जो पूछा, तो इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा 11%, बट जो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो भी इस पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप टैक्स ऐड करके फिर डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो टैक्स में डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं, डिस्काउंट आपने दिया था तो इसके ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी, एंड जो टैक्स है वो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। ओके, बट ट्रेड डिस्काउंट के केस में टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आने वाली है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, सो बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक है ना सबके पास, तो वहां पर लिखो जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। एंड सेकेंड लिखो जीएसटी इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ना।
अगर ये 3% कैश डिस्काउंट होता तो हम इसी अमाउंट पे 11% निकालते, मतलब बिफोर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। इस पे ही टैक्स आ जाता, क्योंकि आप पैसे कम ले रहे हो कैश डिस्काउंट देके। ओके, पेमेंट तो ट्रांजैक्शन तो आपकी 15,75,500 की हुई है। सो ये समझ में आ गया आपको कि ये अमाउंट हम लेंगे, फिर -3% करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर +11% करेंगे। फिर और क्या इनको एक्सपेंस लगते हैं, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करना है इनको। ओके, एंड देन सेल होगा, सेल्स की अमाउंट दी है, एंड यहाँ पर सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है आपको। ओके, सेल प्राइस दी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस केस में कैसे करना पड़ेगा, आपको सेल प्राइस दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल प्राइस से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, सो इसलिए तो ये कौन सी मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी एक काम करो, कैलकुलेटर्स है क्या सबके पास? हाँ, सो लो अमाउंट 15,75,500। अभी माइनस का साइन प्रेस करो, -3 प्रेस करो एंड परसेंटेज प्रेस करो, माइनस का साइन, फिर 3 का साइन एंड देन परसेंटेज का साइन। सो क्या अमाउंट आई? हाँ, यहाँ तक आ गए, मतलब आप 15,28,235 ये आया है क्या सबके कैलकुलेटर पे? ओके, ये आया ही नहीं ना कैलकुलेटर पे ये अमाउंट, ये दिखी ही नहीं, क्यों नहीं दिखी? हाँ, क्योंकि हमने इंटू 3% नहीं किया, इस अमाउंट को हमने इंटू 3% नहीं किया, हमने क्या किया, दिस अमाउंट -3% किया, इसलिए डायरेक्टली नीचे की अमाउंट आ गई। ओके, अभी ये अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करना है। सो क्या करोगे, जो स्क्रीन पे है 15,28,235, अभी प्रेस करोगे प्लस देन 11 एंड परसेंटेज, +11%, क्या हुआ, 16,96,341, यहाँ तक आ गए। हाँ, सो टैक्स की अमाउंट पता ही नहीं है हमें कितनी है। ओके, टैक्स की अमाउंट ये है 1,68,106, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। ये क्यों नहीं दिखी आपको, क्योंकि आपने इंटू 11% नहीं किया, आपने डायरेक्टली क्या किया, +11% किया। सो यहाँ तक हम आ गए, सो इतनी कॉस्ट हमें पे करनी है। उसके बाद पैकिंग और ये भी है ना, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये तो सप्लायर बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ गुड्स के बताए, अभी पैकेजिंग होगा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट करके देंगे हम, तो उसके लिए आप 87,500 पे करो, तो ये भी खर्चा लगा आपको 87,500। सो आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पे ये है ना 16,96,341, ओके, राउंड ऑफ करके उसमें ऐड करो वो 87,500। हाँ, 17,83,841। ओके, ये हो गई टोटल कॉस्ट। ये सब पे करने के बाद वो गुड्स आपके गोडाउन तक आ जाएंगे या शॉप तक आ जाएंगे। हम रिटेलर है, ये हम सब होलसेलर से मंगवा रहे हैं। अभी हमने सेल किया है ना इसको, सब सेल नहीं हुए ना, अगर सब सेल हो जाते गुड्स हमारे तो स्टॉक कुछ बचता ही नहीं, बट सब सेल नहीं हुए हैं इसलिए तो स्टॉक है ना। सो अभी देखो ये सेल हुए हैं 22,45,500, बट हमारे पास प्रॉफिट का परसेंटेज पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमने सेल किया इसको, ये पता नहीं है हमें। ओके, एंड जो इन्वेंट्री दी है आपको, वो क्या दिया है आपको, कॉस्ट दी है या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट दिया रहता तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, उन्होंने ही दिया है कॉस्ट।
ओके, सो ये आपको सेलिंग प्राइस दी है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छे से सुनो क्वेश्चन को एंड बाद में आंसर दो। थोड़ा लेट आंसर दिया तो भी चलेगा, वक्त करेक्ट आंसर दो। ये जो 2,35,000 अमाउंट है इन्वेंट्री की, वो सेल प्राइस है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है? लेट दो आंसर बट करेक्ट दो। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है? 2,35,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है? करेक्ट, सेलिंग प्राइस है मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसको ही रिमूव करना है, हमें लेस करना है, तो ही कॉस्ट पे पहुंचेंगे ना। करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा हमें। हाँ, बट वो जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, वो पूरा ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ इन्वेंट्री वाला नहीं मिलेगा। सेल्स में भी है ना इंक्लूड प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट भी मिलने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट में। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मुझे सिर्फ ये नंबर्स बताओ फटाफट। पहले ओपनिंग स्टॉक है क्या कुछ? नहीं है ना, डायरेक्टली परचेसेस है ना वो, एंड देन पैकेजिंग है। सो 2 परचेसेस, वो वाली अमाउंट 17 लाख, सब टैक्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, टैक्स ऐड करके 17 लाख, देन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, परचेसेस वाली अलग बताओ एंड पैकेजिंग वाली अलग बताओ। एंड ये 87,500, हाँ, टू पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सेल्स की अमाउंट बताओ, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाएगा ना, बाय सेल्स। 22 लाख, 22 लाख, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 2,35,000 है ना, बट वो सेल प्राइस है। ओके, सो ये कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट बताओ मुझे, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके, 6,96,000, सो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला आपको, वो प्रॉफिट किस में इंक्लूड है? सिर्फ सेल्स में इंक्लूड नहीं है, वो इन्वेंट्री में भी इंक्लूड है ना, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है। करेक्ट, हर्षवर्धन, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अकाउंट में समझता है। ओके, बट आंसर तुम मॉड्यूल में देखोगे तो स्टेटमेंट फॉर्म में है। अगर मॉड्यूल में आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में है, तो एग्जाम में भी कैसे करना है? स्टेटमेंट फॉर्म में भी करना है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बट ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इजी जाता है, क्योंकि उनको 2 साल से ये आदत है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की, तो इसलिए उनको ऐसे समझाया। तुम्हें ये समझ में आया ना कि सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो ये क्रेडिट साइड को सब सेल्स वाला है। ओके, ये राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। सो ये सब सेल्स वाला ऐड किया और उससे कॉस्ट माइनस की तो प्रॉफिट मिलेगा ना। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, पहले सेल्स, देन कॉस्ट वाले आइटम्स एंड देन प्रॉफिट। ओके, अभी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट में फॉर्मूला लिख रही हूं, मुझे अमाउंट्स बताओ।
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये जनरली फॉर्मूला रहता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट परसेंटेज जनरल फॉर्मूला हुआ, बट हमारे केस में और कुछ ऐड होने वाला है डिनोमिनेटर में। क्या ऐड होने वाला है? किसमें प्रॉफिट इंक्लूड है? और हाँ करेक्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ऐड होने वाला है क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऊपर का 6,96,659, वो सिर्फ सेल्स में, सेल्स वाला प्रॉफिट नहीं है ना, इन्वेंट्री में भी प्रॉफिट है, इसलिए डिनोमिनेटर में आपको वो भी लेना पड़ेगा। सो ये न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर क्या है? 22,45,500 सांगा करेक्ट है का, प्लस 2,35,000 ना इंटू 100। करो ये कैलकुलेशन, परसेंटेज बताओ। सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्या? जिनको जिनको फाउंडेशन की एग्जाम देनी है वो करो। $28.9 हाँ तो 0854 है ना, सो 085 है तो आपको पता है 5 या उससे ऊपर है तो नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। सो 28.09% आया क्या सबका? ओके, सो परसेंटेज मिल गया क्या? आलं का नाही? आलं ना सगळ्यांचं? मग तसं भाव दिसू देत ना मला चेहऱ्यावरती, वैसे एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए कि हाँ आ गया आंसर ऐसे। तो अभी 2,35,000 क्या है? सेल प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करो इस परसेंटेज से, मल्टीप्लाई मत करो डायरेक्ट माइनस कर दो। सो कैलकुलेटर पे लो वो इन्वेंट्री की अमाउंट 2,35,000 माइनस प्रेस करो, देन 28.09 एंड परसेंटेज। आ गया क्या ये? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 1,68,988। ओके, ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है? इसकी टोटल करनी है पहले। 22,45,500 लो कैलकुलेटर पे, जिनका नहीं आया वापस करो। 22,45,500 प्लस 2,35,000, डिनोमिनेटर आपका आना चाहिए 24,80,500। अभी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू 100, 6,96,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 इंटू 100, 28.09%। ये आया। अभी जो हमारी इन्वेंट्री थी वो सेलिंग प्राइस पे थी ना, क्लियर कट दिया है क्वेश्चन में, इट इज अ सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री ऐसे दिया हुआ है ना, 2,35,000 इंटू 28.09%, इंटू करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। 2,35,000 इंटू 28.09%, तो 66,012। दिस इज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन, हाँ, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा? लेस, सो 2,35,000 माइनस 66,012, 1,68,988। दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, एंड डायरेक्टली कैसे करना है? मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए,
डायरेक्टली कॉस्ट की अमाउंट चाहिए, तो 2,35,000 माइनस 28.09%, सो डायरेक्टली आ जाता है। ओके क्लियर? ओके अभी स्टेटमेंट फॉर्म में हमें लिखना होगा एग्जाम में, तो पहले उन्होंने क्या किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेसेस। परचेसेस के लिए कैसे करना है, अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 3%, देन उसमें ऐड करना है जीएसटी 11%, सो एंड देन पैकेजिंग ऐड करना है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो ये जो अमाउंट आ गई, दिस इज कॉस्ट ऑफ परचेसेस। Okay, this is the debit side of trading account. Okay, in commerce terms it is debit side of trading account. लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं हर्षवर्धन, एंड राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये टेबल हो गया। देन नेक्स्ट टेबल में क्या किया उन्होंने, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब वो ये 28.09% का कैलकुलेशन, वो कैसे किया उन्होंने, सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, ये क्या था हमारा डिनोमिनेटर था ना, उस सेल्स से उन्होंने सब कॉस्ट माइनस किए परचेसेस। ये टेबल 1 से आई है अमाउंट, ये 17,83,841, देन आपको मिल गया ये ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, स्टेटमेंट फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे मिलेगा, आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म में दिखाया ग्रॉस प्रॉफिट, बट एग्जाम में कैसे करना है आपको, स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, इनको भी स्टेटमेंट ही अच्छा लगता है, कॉमर्स के है बट इनको भी स्टेटमेंट ही अच्छा लगता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया यहाँ तक, देन क्या करना है, परसेंटेज। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहां पर उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, डायरेक्टली दिया है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हैं, एंड मैम ये गलत है परसेंटेज, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स किया रहता है उन्होंने। ओके, तो मॉड्यूल में ये लिखो कैलकुलेशन, ये कैसे आया उन्होंने दिखाया ही नहीं है। सो ये कैलकुलेशन कैसे आया है, 6,96,659 प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस हाँ इनटू 100, ऐसे कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ दिस अपॉन सेल्स करोगे तो वो रॉन्ग है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ सेल्स में इंक्लूड नहीं है, प्रॉफिट इन्वेंट्री में भी इंक्लूड है। अगर इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होता प्रॉफिट तो वो फॉर्मूला करेक्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स वाला। अभी ये परसेंटेज आने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ना, उसकी सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें इतना इंक्लूड है, तो कॉस्ट है ये, दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ ये लिखने के लिए, देखकर लिखा तो भी चलेगा, बिना देख के लिखना है तो बिना देख के लिखो। सभी बेंच पे मॉड्यूल है क्या, स्क्रीन बंद हो रहा है इसलिए। पाच मिनिटात होईल का, 6-7 मिनिटं लाव, 8 मिनिटं, लिहायचं तर आहे आता फक्त
ओके अगर आपका इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट हुआ है तो इलस्ट्रेशन 7 करना है आपको ट्राई, स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे ही, एंड देखकर सॉल्व करना है तो देखकर सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन 7 पहले समझ लो उन्होंने कैसे किया है एंड देन देख के सॉल्व करो। एंड 7 होने के बाद 5-10 मिनट ब्रेक लो, देन हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड लास्ट कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक करने वाले हैं। ओके अभी नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का मीनिंग क्या है? फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। ओके अभी हमें जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है वो लास्ट डेट को प्रिपेयर करनी है ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो लास्ट डेट कौन सी होती है? 31 मार्च। सो जो फिजिकल काउंटिंग करना है गुड्स का वो कब करना चाहिए? 31 मार्च को। बट अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ उस दिन ओनर को फिजिकल काउंटिंग करना, तो वो क्या कर सकता है? आसपास करेगा काउंटिंग, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके, और लास्ट वीक ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कैसे? 26 मार्च टू 31 मार्च के बीच में कर सकता है वो। ये एक हो गया है ना वीक, लास्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नहीं तो 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल, दिस इज नेक्स्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज लास्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड दिस इज फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके 31 मार्च को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको, फॉर एग्जाम्पल वो घूमने गया है, घर पे फंक्शन है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ओके तो उस टाइम अगर उसको पहले से ही पता है कि 31 मार्च को मुझे पॉसिबल नहीं है फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करना, ये पहले से पता है मुझे, ओके तो आई विल डू अरेंजमेंट्स इन लास्ट वीक ऑफ द मार्च। ओके मुझे पहले से पता नहीं है मैं 31 मार्च को बीमार हो गई, ये पहले से पता होता है क्या? हमें नहीं। सो मतलब ऐसे जो अनसर्टेनिटीज है, या घर पे हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, कुछ भी हो गया जो पहले से पता नहीं है, और 31 मार्च को हम नहीं है वहां पर फिजिकल काउंटिंग करने के लिए, फिर क्या करना पड़ेगा ओनर को? नेक्स्ट वीक में करना पड़ेगा ना काउंटिंग। ओके जितना जल्दी करोगे, जितना जल्दी करेगा वो उतना उसके लिए अच्छा है, करेक्ट? सो क्योंकि हमें 31 मार्च का ही स्टॉक लगने वाला है इन बैलेंस शीट, अगर उस दिन पॉसिबल है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, ओके तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है। बट उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ओके अभी फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च का हमें चाहिए यहाँ पर इन्वेंट्री, करेक्ट? 31 मार्च 25, बट उस दिन पॉसिबल नहीं होने वाला है, ये पहले से ही पता था हमें, इसलिए हमने इन्वेंट्री का काउंटिंग किया, इन्वेंट्री टेकिंग किया 25 मार्च को। ओके गुड्स काउंट किए, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। ओके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? कॉस्ट के मेथड्स अभी तक जितने मेथड्स देखे, फीफो लिफो वेटेड एवरेज में से एक मेथड लगा के कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया यूनिट्स को,
एंड आपको ये अमाउंट मिल गई 10 लाख। ओके, बट ये 10 लाख इन्वेंट्री जो है वो कौन से डेट की है? 25 मार्च की। सो 25 मार्च की इन्वेंट्री की अमाउंट 10 लाख, ये 31 मार्च के बैलेंस शीट में लिख के चलेगी क्या? नहीं चलेगी। सो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक जितने भी गुड्स परचेस करोगे वो सब ऐड करोगे ना, तब आपको 31 मार्च के गुड्स मिलेंगे, स्टॉक मिलेगा। एंड उसी पीरियड में सेल्स भी हो सकते हैं, गुड्स का परचेस हो सकता है, सेल हो सकता है। और क्या हो सकता है? गुड्स परचेस रिटर्न हो सकते हैं, आपको पसंद नहीं आए, डिस्ट्रॉयड थे, एज पर यूर ऑर्डर नहीं थे, इस रीजंस की वजह से आप परचेस रिटर्न भी कर सकते हो। या जो सेल हुए थे सेम कस्टमर के साथ हुआ, उनको पसंद नहीं आया, डिस्ट्रॉय हुआ, एज पर ऑर्डर नहीं था, तो कस्टमर ने भी रिटर्न किया हमें। सो मतलब गुड्स के साथ परचेसेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इतना एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। सो वो सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देने पड़ेंगे ना आपको एडलेस करके, तब आप पहुंच जाओगे कहां तक? 31 मार्च के इन्वेंट्री तक। ओके, तो कॉमन सेंस लगाओ, अपना अपना लॉजिक लगाओ एंड ऐड करना है या लेस करना है बताओ। परचेस अगर हुए 26 मार्च टू 31 मार्च तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। करेक्ट। सेल हो गए उस पीरियड में तो गुड्स कम होते जाएंगे ना, तो क्या करोगे? लेस। करेक्ट। परचेस किया हुआ रिटर्न कर दिया उस पीरियड में, लेस करोगे। करेक्ट। ओके, मतलब वो 10 लाख में था 25 मार्च को, 10 लाख अमाउंट में था, और बाद में वो लास्ट वीक में 26 टू 31 इस पीरियड में आपको समझ में आ गया ये तो एज पर ऑर्डर है ही नहीं, या ये डिस्ट्रॉयड है, इसलिए आपने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद 31 मार्च को आपके पास नहीं है ना वो, तो परचेस रिटर्न क्या करना पड़ेगा? लेस। ओके, एंड वैसे ही सेल्स रिटर्न का बताओ, ऐड करोगे, क्योंकि 25 मार्च को तो वो सेल हो चुका था ना, कस्टमर के पास था, एंड फिर इस डेट के बीच वो आया और बोला नहीं नहीं ये तो एज पर ऑर्डर है ही नहीं, तो वो आ गया गुड्स वापस, तो वो 31 मार्च को आपके स्टॉक में आ गया। ओके, गुड्स का ओनर आइदर आप होंगे बिजनेसमैन, नहीं तो कस्टमर होगा, कोई तो ओनर चाहिए उसका। उसने रिटर्न कर दिया मतलब फिर से आप ओनर हो गए, फिर से आप ओनर हो गए मतलब ये आपके स्टॉक में आना चाहिए। सो इसलिए सेल्स रिटर्न का भी आपने करेक्ट बताया, ये क्या करना है? ऐड। तो पहले ये लिख लो एंड देन हम अगर फर्स्ट वीक में इन्वेंट्री टेकिंग किया तो क्या होगा वो देखेंगे। पहले ये लिखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिक्वायर्ड ऑन कौन से डेट का रिक्वायर्ड था आपको? इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 मार्च 25, बट उस दिन नहीं पॉसिबल था, इसलिए आपने पहले ही कर लिया 25 मार्च 25 को। हो गया लिख के? इन्वेंट्री टेकिंग डेट 25 मार्च 25, उस दिन लिया आपने इन्वेंट्री टेकिंग, फिजिकली काउंट किया, वो कितना आया? 10 लाख। उस पीरियड में 26 मार्च टू 31 मार्च अगर कुछ परचेसेस हुए तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। एंड उस पीरियड में सेल्स हुए तो लेस। परचेस किया हुआ रिटर्न कर दिया तो लेस।
एंड सेल किया हुआ वापस आ गया, सेल्स रिटर्न तो ऐड। सो ये एडलेस लिखो। ये होने के बाद मुझे नेक्स्ट आंसर्स देने हैं। सेल्स की जगह मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड सेल्स रिटर्न के इधर भी ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट। ओके, जो सेल्स है ना वो डायरेक्टली लेस नहीं करना है आपको, उसमें से प्रॉफिट माइनस करके जो कॉस्ट आएगी वो लेस करनी होगी। ओके, 26 मार्च टू 31 मार्च इस पीरियड में जो सेल्स होगा ना, वो सेल्स की अमाउंट नहीं माइनस करनी है, उसकी कॉस्ट माइनस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल 10 रुपए को हम सेल कर रहे हैं, ये सेल प्राइस हुई ना, बट उसकी कॉस्ट 4 रुपए है, 6 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हो। सो कॉस्ट इज 4, तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट 4। आपने इसे 10 पेंसिल सेल किए तो 10 इंटू 4 40 रुपीज माइनस करना है आपको। 10 इंटू 10 100, सेलिंग प्राइस नहीं माइनस करनी है। समझ में आ गया क्या ये? सो इसलिए मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है। एंड सेल्स रिटर्न भी जो आएगा, वो पेंसिल हमने सेल की थी 10 रुपए को, उसमें से 2 पेंसिल्स वापस आ गए तो 20 रुपए हुए, बट वो सेल हुई, सेलिंग प्राइस हुई ना 20 रुपए 2 पेंसिल्स की, बट कॉस्ट क्या है 4 रुपीज है, तो 4 इंटू 2 पेंसिल्स 8 रुपीज उसकी कॉस्ट है। सो कॉस्ट माइनस करनी है आपको, क्योंकि इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करते हैं एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अभी इन्वेंट्री टेकिंग 7 अप्रैल को हुआ है, इमेजिन करो आज 7 अप्रैल है। ओके, एंड आपको इन्वेंट्री कौन सी चाहिए, 7 अप्रैल की चाहिए क्या? नहीं, आपको चाहिए 31 मार्च की, मतलब सब रिवर्स जाना पड़ेगा। अभी 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल को आपने जब इन्वेंट्री कैलकुलेट की तब 15 लाख इन्वेंट्री आई आपके पास, बट 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल इस पीरियड में जो परचेसेस हुए हैं वो क्या करने पड़ेंगे, लेस। एंड इस पीरियड में जो सेल्स हुए हैं वो एड बैक करने पड़ेंगे, करेक्ट, क्योंकि 31 मार्च को वो थे आपके इन्वेंट्री में, वो 1 to 7 इस पीरियड में सेल हुए हैं। सो वो जो कम हो गया है इन्वेंट्री वो वापस आपको ऐड करना पड़ेगा, बट डायरेक्टली सेल्स ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद परचेस रिटर्न के बारे में सोचो। 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल इस बीच में आपने परचेस किया हुआ रिटर्न कर दिया है, करेक्ट। सो 7 अप्रैल की जो इन्वेंट्री थी 15 लाख, उसमें वो नहीं आया है ना, बट 31 मार्च को था वो आपके पास ना, आपको उस पीरियड में समझा 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल की एज पर ऑर्डर नहीं आया है, तो 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल के बीच में आपने रिटर्न कर दिया उसको, बट 31 मार्च को तो वो था ना आपके पास, हमें उस डेट का इन्वेंट्री चाहिए। सो 15 लाख जब कैलकुलेट किया तो परचेस रिटर्न जा चुका था, तो उसको फिर से ऐड करना पड़ेगा ना। सो परचेस रिटर्न होगा ऐड, एंड सेल्स रिटर्न कस्टमर ने क्या किया, हाँ लेस। 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल के बीच में कस्टमर्स कुछ आ गए और उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए आपको। ओके, वो 31 मार्च को थे क्या आपके पास? नहीं। सो जब उन्होंने रिटर्न किए 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल के बीच में, तब वो 15 लाख के काउंटिंग में आ गए ना, क्योंकि 7 अप्रैल को वो दिख रहे गोडाउन में, तो वो काउंट हो ही जाएंगे, बट वो 31 मार्च को नहीं थे, तो वो क्या कर रहे हो, माइनस। बट डायरेक्टली सेल्स रिटर्न माइनस करोगे नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न माइनस होगा। तो ये लिखो अभी, अगर नेक्स्ट वीक में हुआ इन्वेंट्री टेकिंग 7 अप्रैल
लिखो, बैटरी इज लोअर देन 5%. डन हो गया लिखकर? सो इन्वेंट्री टेकिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाले हैं, उसमें से ये पहली डिफिकल्टी हो गई कि सेम डेट को अगर पॉसिबल नहीं हुआ 31 मार्च को तो ऐसे करना पड़ेगा, आइदर नेक्स्ट वीक या लास्ट वीक. अभी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये कंसेप्ट क्या है? ये तो आप डेली यूज में करते हो, अमेजॉन. ओके, 7 days रिटर्न पॉलिसी. हाँ, 7 days रिटर्न पॉलिसी. ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हो, जब आपके पास पार्सल आ जाता है तब उस पे लिखा रहता है ना कि 7 days में अप्रूव करना है. अगर आपने 7 days में रिटर्न नहीं किया अमेजॉन को तो क्या एजम्पशन है? यस, कस्टमर हैज अप्रूव्ड द गुड्स. ओके, सो सेल फाइनल हो चुका है, सेल करेक्ट. एंड आपको अगर रिटर्न करना है तो विद इन 7 days. ओके, सो कि आपने ऑर्डर दिया था अमेजॉन पे, आज क्या है, 6 जून को. ओके, एंड देन डिलीवरी कितने डेज में आती है आपको बताओ? डिलीवरी आज ऑर्डर किया तो 7 days में डे. ओके, सो 9 जून को आ गई डिलीवरी. यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ ना, देन डिलीवरी डेट 9 जून. सो उसके आगे 7 days मतलब कितना? 16 जून तक रिटर्न करना है. ओके, सो ये जो पीरियड है 9 जून टू 16 जून, ये ऑर्डर प्लेस्ड, देन 9 जून को उन्होंने गुड्स दिए हमें, गुड्स डिलीवर्ड. सो एंड देन 16 जून तक का जो टाइम है, ओके, 7 days रिटर्न पॉलिसी. सो इस पीरियड को बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. ओके, मतलब 9 जून टू 6 जून इस बीच में सेल कंफर्म हुआ नहीं है. सेल कंफर्म कब हो रहा है? 16 जून को. ओके, सो मेरा क्वेश्चन है 9 जून टू 16 जून उस गुड्स के ओनर कौन है? करेक्ट, बिजनेसमैन ओनर है. अप्रूवल नहीं आया है कस्टमर से. कस्टमर ने 16 जून को अप्रूव कर दिया तो ओनरशिप चेंज हो गई. नाउ कस्टमर इज ओनर. ओके, सो अगर आप ओनर हो इस पीरियड में तो भले ही फिजिकली वो गुड्स कस्टमर के पास है ना, क्योंकि आपने डिलीवर तो कर दिए कस्टमर्स को, फिजिकली उसके पास है, बट अभी तक ओनरशिप आपके पास है. ओके, तो आपके पास है तो इस पीरियड में जो गुड्स है उसके ओनर हम हैं तो हमारे स्टॉक में वो लेना चाहिए. उसको बोलते हैं स्टॉक विथ कस्टमर्स पेंडिंग अप्रूवल. फिजिकली उसके पास है बट उसके ओनरशिप हमारे पास है तो हम हमारे बुक्स में उसको एज अ स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, सो ये एक कंसेप्ट है. एंड ये लास्ट कंसेप्ट है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. सो कंसाइनमेंट मतलब यहाँ पर दो लोग होते हैं. एक होता है कंसाइनर हु इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल, पल PAL स्पेलिंग है यहाँ पर. एंड दूसरा आदमी होता है कंसाइनी जिसको एजेंट भी बोलते हैं. ओके, सो जो कंसाइनर होगा, स्पेलिंग्स देखो, लर्न करो स्पेलिंग्स. कंसाइनर जो है ओनर ऑफ द बिजनेस, सो वो
कंसाइनर क्या करेगा, गुड्स देगा, फिजिकली गुड्स देगा एजेंट को। ओके, फिर एजेंट आगे जाके क्या करता है, सेल। एजेंट के लिए नाम क्या है, कंसाइनी। सो एजेंट सेल करेगा उसको, एंड फिर आगे क्या करता है एजेंट, सेल अमाउंट जो आती है उसमें से खुद का कमीशन माइनस करके बाकी अमाउंट कंसाइनर को जाएगी। ओके, सो ये जो सब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसमें जब कंसाइनर ओनर कंसाइनी को गुड्स देता है कि तुम ये 10 गुड्स जाके सेल करो कंसाइनी को, तब उसने 10 गुड्स जब वो देता है तब वो एजेंट बन जाता है क्या ओनर? नहीं बनता है। मतलब ओनरशिप डायरेक्टली बिजनेसमैन से ट्रांसफर होती है कस्टमर को, ओनरशिप डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है, बट गुड्स फिजिकली कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, थ्रू एजेंट। गुड्स फिजिकली थ्रू एजेंट ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू कंसाइनी, मतलब ओनर गुड्स दे रहा है कंसाइनी को, कंसाइनी गुड्स दे रहा है कस्टमर को। ओके, सो उसके बाद फिजिकली हम जा रहे हैं थ्रू कंसाइनी, गुड्स जा रहे हैं थ्रू कंसाइनी, बट जो ओनरशिप है वो जा रही है डायरेक्टली फ्रॉम कंसाइनर टू कस्टमर। ओके, सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस केस में जब तक गुड्स सेल नहीं होते हैं तब तक ओनर कौन है, कंसाइनर। हाँ, फिजिकली किसके पास है गुड्स, वो कंसाइनी के पास, फिजिकली कंसाइनी के पास है वो गुड्स, फिर भी उसका ओनर कंसाइनर है। ओके, सो मतलब बिजनेसमैन के साथ ऐसे 2 सिचुएशंस में हो सकता है कि वो गुड्स फिजिकली हमारे पास नहीं है फिर भी हम उसके ओनर है। एक तो वो गुड्स है कस्टमर के पास पेंडिंग अप्रूवल, एंड सेकेंड केस वो गुड्स है कंसाइनी के पास, अभी तक सेल नहीं हुए, सेल होने के बाद हम ओनर नहीं है, देन वो कस्टमर ओनर है। ओके, तो जो गुड्स विथ कस्टमर एंड गुड्स विथ कंसाइनी दोनों केस में रिकॉर्ड कौन करेगा, हम बिजनेसमैन रिकॉर्ड करेगा, इवन इफ दे आर नॉट फिजिकली विथ ओनर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको लगने वाले हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, और एक चीज, हम बिजनेसमैन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चितड़े बंधु पता है ना आपको, उसके खुद के प्रोडक्ट्स है, काका हलवाई वगैरह, स्वीट मार्केट्स। सो वो खुद बनाते हैं स्वीट्स एंड बेचते हैं, तो वो ओनर है। बट उसके साथ आपने ऐसा देखा है कि दूसरे के प्रोडक्ट्स भी रखता है वो। बुधानी के वेफर्स आपने चितड़े बंधु से खरीदे होंगे। ओके, दूसरे के वेफर्स, बालाजी के वेफर्स, लेज वगैरह आप खरीदते हो ना स्वीट मार्केट से, तो स्वीट मार्केट में जो लेज का पैकेट है उसका मैन्युफैक्चरर लेज है, तो ये एज ए एजेंट इसको सिर्फ कमीशन मिलता है ना उसका, उस स्वीट मार्केट वाले को, और जो स्वीट सेल कर रहा है वो खुद ओनर है, बट कुछ वो एज ए एजेंट भी कर रहा है और कुछ एज अ ओनर भी बिजनेस कर रहा है। सो एज अ एजेंट जो वो कर रहा है, और उसके पास मेरा स्वीट मार्केट है और मेरे बालाजी के 10 पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो उस बालाजी के 10 पैकेट्स का रिकॉर्ड में मेरे स्टॉक में करूंगी क्या, मैं ओनर हूं करके? नहीं, स्टॉक रिकॉर्ड करूंगी बट वो उसको बताने के लिए, बालाजी के डीलर को, कि मेरे पास 10 स्टॉक है, अभी और परचेस करने के लिए रिकॉर्ड करेंगे, बट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। मेरे स्वीट मार्केट के बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ बालाजी पैकेट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके ओनर नहीं है हम, उसमें से हम सिर्फ इनकम कमाते हैं, कमीशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को दिखेगा, बाकी कुछ संबंध नहीं है हमारा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में ये सब आने वाला है, कुछ इसमें हम कंसाइनर होंगे, कुछ इसमें हम कंसाइनी, और वो बोलेंगे ये स्टॉक में ये भी इंक्लूड है, तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हमारा स्टॉक है ही नहीं। ओके, समझ में आ गया? तो इसके क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे, कल मैथ्स या अकाउंट्स होगा, डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ स्नेहा मैम, एंड इको लॉ तो है ही ना दोपहर में। ओके, और एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, 1 जुलाई को क्या होता है पता है क्या किसी को?
चांसेस कम है। हाँ तुम्हें पर, हाँ करेक्ट। सीए डे होता है 1 जुलाई। ओके, मतलब क्या, उस दिन हमारी इंस्टीट्यूट फॉर्म हुई, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वो फॉर्म हुई कब हुई? 1949 में, 1 जुलाई 1949, इसलिए उसको सीए डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हमें सेलिब्रेट करना है। तो आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो। अभी एनवायरनमेंट डे का तो कुछ हुआ नहीं, आपने जो कुछ इंटरेस्ट दिखाया उससे मेरा ही इंटरेस्ट चला गया। ओके, तो मुझे समझ में आ गया क्या होने वाला है हमारे एनवायरनमेंट का आगे के जनरेशन को देख के। तो वो तो नहीं किया कुछ। तो 1 जुलाई को सीए डे को एक दो एक्टिविटीज मैं बता सकती हूँ कि जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के हैं पोस्टर्स लगाए हुए, वहां पर अमन गुप्ता है, सुरेश प्रभु इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुमार मंगलम बिरला, साइली मैम इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुमार मंगलम बिरला। तो ऐसे आप पीपीटी बना सकते हो, एक स्लाइड पे एक का फोटो एंड उसकी इंफॉर्मेशन। ओके, शार्क टैंक में नमिता थापर भी थी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमन गुप्ता के साथ। ओके, राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट वाले, वो भी सीए है। पीयूष गोयल, वो भी सीए है जो पॉलिटिक्स में है। आपको टेस्ला पता होगा, टेस्ला, एलॉन मस्क, उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, ओके, वो भी सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वैभव तनेजा नाम है उसका, सीए वैभव तनेजा, बताया था ना मैंने। $139 मिलियन उसका सैलरी पैकेज, जो रुपीज में 1600 करोड़ होता है, मतलब अराउंड 120 करोड़ पर मंथ सैलरी। सीए वैभव तनेजा सर्च करो। हाईएस्ट पेड CFO इन द वर्ल्ड। एंड डिग्रीज क्या क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम एंड सीए, बस इतना ही। PwC पता होगा आपको, PwC में था वो पहले, उसके बाद कुछ तो सोलर सिटी नाम का 2016 में वहां पर गया, एंड देन वहां से डायरेक्टली टेस्ला में, वो कंपनी खरीद ली टेस्ला ने, सोलर सिटी, इसलिए वहां से वहां पे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।